बात ये है कि जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, जो हमारे युवा हैं वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। जैसे हमने देखा कि सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे, 21 दिनों तक उन्होंने अनशन किया, फिर उन्हें पुलिस उठाकर ले गई, फिर दीप के इन्होंने ये आंदोलन सँभाला। लेकिन एक बात हम देश भर में देख रहे थे कि देश में हर जगह सोनम वांगचुक या दीप के नहीं थे, लेकिन खुद खुद का नेतृत्व करते हुए इस देश की युवा लड़ रही थी। आप महाराष्ट्र में या फिर यूपी में, बिहार में, दिल्ली में हम देख रहे थे, तो हम उस पे ही एक चर्चा कर रहे कि आज जो धर्मेंद्र प्रधान है यूनियन शिक्षा मंत्री, उनका रेज़िग्नेशन आया। बहुत लोग ये कहते थे कि वे रेज़िग्नेशन नहीं देंगे और रेज़िग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अचानक से उनका रेज़िग्नेशन आना क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जब दिल्ली आए थे कल, तो हमारे मन में यही इच्छा थी कि हम जैसे दिल्ली पहुँचे और इस्तीफ़ा हो जाए। हुँ। और आज जैसे हम दिल्ली पहुँचे और जंतर मंतर गए, तो कुछ समय के बाद खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया। और आपने भी जोश देखा, हम सब लोगों ने जोश देखा वहाँ पे कि किस तरह से युवा जोश में थे, कितनी खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो ये प्रोटेस्ट जो भी चला, मुझे लगता है कि इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए, किसान आंदोलन हमने देखा, अग्निवीर का आंदोलन देखा, रेसलर्स का आंदोलन देखा, लेकिन ये आंदोलन सबसे अलग था, हट के था। हुँ, क्योंकि ये युवाओं के बिल्कुल फ्यूचर से कनेक्ट था। और जिस तरह के हमने रील्स देखे, मीम्स देखे, प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट अटैक देखा, जी। और कहीं न कहीं पूरे देश में आंदोलन फैलेगा। जितना देरी होती गई, उतना ही आंदोलन फैलते गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण जो है, आज प्रधानमंत्री जी ने अल्टीमेटली फिर सोच लिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कोशिश की, युवाओं के जैसे ही रील्स बनाने की कोशिश की, उनके जैसे ही बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हीं के मीम्स काफ़ी बने। तो मुझे लगता है कि युवाओं की संगठित शक्ति, विपक्ष का समूचा एक स्टैंड जो था वो, और पूरे भारत के लोग इकट्ठा हुए थे शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए। और इसका एक असर हुआ कि जो तानाशाह सरकार थी वो भी झुक गई, और तानाशाही झुक गई, और जो कहते थे कि हम इस्तीफे नहीं लेते अपने सरकार में, उनको आखिरकार झुकना पड़ा। बिल्कुल ये जो देखा जा रहा था कि इस पूरे आंदोलन में आंदोलन अक्सर देखे जाते हैं इस देश में कि एक विशिष्ट जाति या विशिष्ट धर्म या विशिष्ट एज के लोग एक आंदोलन में सामने आते हैं, लेकिन ये एक आंदोलन था जहाँ हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर एज के लोग जुड़ते रहे। आपको क्या लगता है कि ये नए भारत की शुरुआत है? जी, मैं एडवोकेट स्मिता कांबळे और कल रात को ही हम आंदोलनकारी नागपुर से यहाँ पे पहुँचे हैं। उसमें एडवोकेट आकाश मोहन, एडवोकेट भावना जेठे, अजय बागड़े, अमन कांबळे, प्रवीण कांबळे, ऐसे सभी साथी जब हम कल आ रहे थे तो नागपुर से न जाने कितने हम लोगों को फ़ोन कॉल्स आए। लोग हमें बोल रहे थे अभी आप जा रहे हो दिल्ली पे तो आप इस्तीफ़ा लेके ही आना। और एक जैसे ही अमन दादा ने बताया कि दिल में एक जज़्बा था कि सही में इस्तीफ़ा होगा क्या? लेकिन ये यूनिवर्स, जैसे आपने सवाल पूछा कि यह शुरुआत अभी क्रांति की है, एक बदलाव की है। जैसे हम जंतर मंतर में पहुँचे, कितने सारे मीडिया ने हम लोग को यह सवाल पूछा, क्या इस्तीफ़ा होगा शिक्षा मंत्री का? तो हम इतने आशावादी थे क्योंकि लगातार 1 महीने से जेन ज़ी जिस तरह से यह आंदोलन आगे लेके जा रहा था और हार मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल शिक्षा मंत्री को ही नहीं, इस सरकार को इस जेन ज़ी के आगे झुकना ही पड़ेगा। कितनी उनकी दड़पशाही थी, उन लोग कितने सारे ऑब्स्टेकल पुलिस यंत्रणा ने लाए थे। खुद रासुका भी लगाने के पास यहाँ के पुलिस यंत्रणा आयुक्तों को दिए गए। तो हर चारों दिशाओं से जेन ज़ी का, विद्यार्थी युवाओं का यह आंदोलन दड़पने की कोशिश सरकार ने की, लेकिन युवा और विद्यार्थियों के सामने वह बिल्कुल, नाकाम बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। एक और एंगल है इसका, इस आंदोलन का। इस एंगल को जिस तरह से हम गोदी मीडिया का ज़िक्र करते हैं, ऐसी एक मीडिया है जो हमेशा किसी आंदोलन को जो सरकार से सवाल पूछते हैं, वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश होती है, किसी एक धर्म से जोड़ने की, आतंकवादी संगठनों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब इस आंदोलन को पाकिस्तान और चाइना के साथ जोड़ा गया कि ये आंदोलन फंडेड है, पाकिस्तान से फंडेड है, चाइना से फंडेड है। आपको क्या लगता है? मैं तो काफ़ी सरप्राइज हूँ इस बात को लेके, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना या फिर पाकिस्तान या फिर ये श्रीलंका या बांग्लादेश, ये जो देश है, इन देशों को हमेशा मोदी सरकार के माध्यम से टारगेट किया जाता है कि यहाँ से फंडिंग होती है वगैरह वगैरह।
ब्यूटीफुलनेस इस आंदोलन का ये था कि जो जेनजी था उनको पता है कि कोई फंडिंग है नहीं, लेकिन फंडिंग का बहाना बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जेनजी ने क्या किया कि ये जो सारे सेंसिबल इश्यूज थे डिप्लोमेसी के या फॉरेन फंडिंग के, इनको मीम के रूप में देश के सामने रखा। यानी जो सेंसिबल इश्यूज थे उन पे मीम बने, वो इश्यूज जोक लगने लग गए लोगों को। यानी आज हमने एक मीम ऐसा देखा कि किसी ने फोन किया और वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है चीन के कि आप 130 रुपए भेज दो, हमें पिज्जा खाना है या हमें चाय खरीदनी है। तो इस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था, देखिए ये जो दर्द है ये आज का नहीं है, 12 सालों से पाला हुआ दर्द है। और इसमें युवा वर्ग से लेके तो जितने भी हमारे एडल्ट्स हैं और हमारे जो वृद्धजन है वो सारे इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है भारत की वो 12 साल में चरमरा गई है। कहाँ 4.5 बजट था हमारा पूरे कुल बजट में 2013-14 में, और कहाँ 2.5 बजट। इतने पैसों में अगर इतना ही बजट रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था जो पहले से इन्होंने जो सामान्य वर्ग के हाथों के बाहर बना दी है उसमें लोगों का भला कैसे होगा। तो ये इस सरकार को सोचना नहीं है। आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में न्यूटन को शुक्राचार्य रिप्लेस कर रहे हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी विडंबना इस देश में क्या हो सकती है। लेकिन जेनजी को ये पता था। हम कल तक सोचते थे कि युवा कब आएगा अपने अधिकारों के लिए आगे, लेकिन युवा ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम रास्ते पे उतरेंगे तो हम मोदी, शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गडकरी जैसे लोगों को रास्तों पे चलना मुश्किल कर देंगे। और इसी का वो परिणाम है कि आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आज ये लोग संभले तो ठीक है, ये तो हम आज जिंदगी के साथ हैं। कल का दिन ऐसा भी हो सकता है कि मोदी ये रास्तों पे चलने लायक नहीं रहेंगे और उनको सरकार से इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा देश को। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत बात इस आंदोलन में और रही कि जैसे जेनजी घर से आंदोलन के लिए निकले, तो इस आंदोलन में हम पहली बार देखे कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि भाई आंदोलन में मत जाओ, लेकिन इस आंदोलन में हमने देखा कि पेरेंट्स खुद बच्चों को लेके पहुंचे या फिर जबरदस्ती बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बोला कि आपको भी चलना है। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं एडवोकेट भावना जेठी नागपुर से बात कर रही हूँ। तो मैं जब घर से निकली तो मेरे खुद घर से मुझे अपोज हुआ कि अरे वहाँ पे तो बहुत सारा माहौल ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, तो आप नहीं जाओ वहाँ पे। पर मैंने मेरा कर्तव्य समझ के मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने सोचा था, रात में ही बताया था कि बस हम जाएंगे और इस्तीफा होना ही होना है। तो बच्चों के मन में जो डर था बच्चों को कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पर जब जहाँ शिक्षा की बात आई तो बच्चों ने खुद का डिसीजन खुद लिया है। इवन पेरेंट्स को भी कन्वर्ट किया है कि नहीं, हमारी लड़ाई है, ये हमारे फ्यूचर से रिलेटेड लड़ाई है और ये देश का भविष्य युवा है। आज तक हम देख रहे थे किसी भी आंदोलन में युवा की अनुपस्थिति रहती थी और हम उनको बुलाते थे, पर वो कभी भी आते नहीं थे कोई भी इस आंदोलन में। पर ये आंदोलन जो युवा लोगों को भी वो जबरदस्ती यहाँ पे लेके आए और ये सबकी मेहनत और सबकी दुआओं का फल है जो आज हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल अमन जी, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डर के आगे जीत है। बहुत डर था इन 12 सालों में कि सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। ईडी है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई है, उसके बाद में ट्रोलर्स है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने इन 12 सालों में देखी कि ट्रोलर्स जो है या फिर एक बीजेपी आरएसएस की जो आईटी सेल है वो किसी का आवाज़ अगर उभरता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस आंदोलन में डर खत्म कर दिया। अमित शाह का डर खत्म हुआ, मोदी का डर खत्म हुआ, आईटी सेल का डर खत्म हुआ, ईडी का भी, सीबीआई का भी डर खत्म हुआ। आपको लगता है कि सही मायने में डर खत्म हुआ या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों का ही अंदेशा है कि डर खत्म हुआ? नहीं, डेफिनेटली जो आपने कहा है, डर तो था देश के कुछ ऐसे लोगों में। हम लोग तो नहीं डरते, लेकिन देश में डर का माहौल था, क्योंकि जैसा हमने देखा कि सारी की सारी जुडिशरी आज जो है वो डर के साए में है। हमने देखा कि जस्टिस लोया का केस हुआ, नागपुर का ही मामला था वो। उसके बाद सारे जुडिशरी एक मैसेज गया कि देखो, हमारे जो गृह मंत्री जिन परिवार किया गया था वो एक डर के सबसे बड़े योद्धा हैं। तो डर लगने लगा विशेषतः देश के एजेंसीज में और देश के लोगों के कुछ लोगों में। तो मुझे लगता है कि युवाओं ने इस डर को खत्म कर दिया है और युवाओं ने जिस बेफिक्री से या फिर जिस शिद्दत से मीम्स बनाए
और जो आईटी सेल का प्रोपोगेंडा था उसको ध्वस्त कर दिया। आईटी सेल इसीलिए बना था कि पूरे मीडिया को पूरे विपक्ष को पप्पू कहो, विपक्ष की नादानियां बताओ या विपक्ष को जैसे कि एक खलनायक बनाओ। लेकिन ये सारे का सारा जो बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो 12 साल में जो उन्होंने बनाया था, जो आईटी का सेगमेंट बना था, जो ट्रोलर्स बनाए थे, उन ट्रोलर्स की भी ये हार है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज मैंने देखा बहन जी का ट्वीट, पहली बार मैंने देखा कि बहुत शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा। तो ये जरूर है कि कई नेता डरे थे, कई नेता ईडी के सीबीआई के डर से जो है बीजेपी में चले जा रहे थे। आपने टीएमसी का उदाहरण देखा, आपने शिवसेना का एग्जाम्पल देखा, एनसीपी का देखा। तो अब उनको भी मुझे कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब युवाओं ने आपका डर खत्म कर दिया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम इस आंदोलन को देखें, दूरदर्शिता से देखें कि ये तो जरूर है कि इस आंदोलन ने एक हिस्टोरिकल मोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले आंदोलन में युवा आते नहीं थे। लेकिन इस आंदोलन का हमने भी, हम सब लोग गए थे जंतर मंतर, या हम नागपुर में भी गए, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा आगे युवा ही थे, बहुत कम उनके पेरेंट्स थे। आपको क्या लगता है कि ये जो युवा शक्ति ने एक संगठित परिचय दिया है, तो अभी आने वाले दिनों में इसका रिपरकशंस क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने इस आंदोलन की बात करते हैं तो जो आईटी सेल है आरएसएस का, उनको तो कोई संस्कार नहीं हो, गाली गलौज करते हैं, कुछ भी डालते हैं, किसी भी महिलाओं के खिलाफ उसके चरित्र पर उतर आते हैं। लेकिन इसको हम उसको उतनी देखा जाए तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को आईटी सेल के इस जेनजी ने पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। इस तरह के मेम बनाए तो हम ये सोचते कि यार हमारे बच्चे क्या इतने सोचते हैं, इतना आगे का सोच रहे हैं, इतना इनोवेटिव सोच रहे हैं। जब हम मीम्स देख रहे हैं मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के साथ, इस पूरी व्यवस्था की जो मीम देखते हैं, तो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह के हमारी जेनजी जो है, हमारी यूथ है, ठीक है उसमें वल्गैरिटी आई कई जगह पे, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर की आग को उतारे तो उतारे कहाँ। तो उनके पास एक ही उपाय था कि आप ट्विटर पर या फिर रील्स बनाकर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर उस गुस्से को बाहर निकाले, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था। और वो गुस्सा इतना जायज है, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि भाई हमारे यूथ ने संस्कार छोड़ दिए, हमारे जेनजी तो वल्गैरिटी पे उतर आई है। उनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। जब वो देखते हैं कि वो 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, या उनका बड़ा भाई बड़ी बहन कंटिन्यू पढ़ाई करती है, उस बहन को या उस भाई को पढ़ाने के लिए उसके माता पिता कितना त्याग करते हैं, ट्यूशन्स की फीस भरते हैं, है ना। बहुत सारी इच्छाएं, अगर एक आधी विद्यार्थी नीट कर रहा है या आईआईएम के लिए जा रहा है, तो बाकी भाइयों की जो इच्छाएं है वो इच्छाएं मारी जाती है। तो इन सब सर्कमस्टांसेस में हमारे युवा ये सोच रहे थे कि इतना हमारे माता पिता का श्रम, हमारी खुद की इतनी पढ़ाई, और ये इन पॉलिटिकल लोगों के वजह से, इन रैकेट्स के वजह से, ये रैकेट है बड़ा, पेपर लीक करना, फिर अमीरों को उसका फायदा पहुंचाना, अमीर बच्चों को पैसों के बदौलत डॉक्टर बना देना, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत पे पानी फिर देना। तो ये अंदर का गुस्सा जो है इस आंदोलन में बाहर आया, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, ये अंदर का गुस्सा है युवाओं के अंदर का, और जो बार बार पेपर लीक होते हैं, उस पेपर लीक के कारण युवा जागरूक हुए और उन्होंने इस पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ भी ये भी कह दूं कि ये आंदोलन क्या केवल पीएम मोदी को या सत्ता पक्ष को कमजोर करने का था, या ये आंदोलन विपक्ष को एक मॉरलिटी देने का था, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि अगर कल कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो जाती है और वो अगर विपक्ष के वोट अपने साइड में कर लेती है, तो फिर इसके भी एक जो हम कहते हैं कि इसका जो है खामियाजा जो है फिर विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा, और सत्ता पक्ष आसानी से फिर से सत्ता पाने की कोशिश करेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो दिग्के जी एंड समूची टीम है, इसने इस बात को रखना चाहिए कि विपक्ष के साथ मिलके फिर रणनीति आगे की बनानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन था, एक हिस्टोरिकल विन है, हिस्टोरिकल जीत है। और ये जो युवाओं ने करके दिखाया, भारत के युवाओं ने, बार बार हमने देखा बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, और भारत में ट्रेलर हुआ है। अब फिल्म नहीं बनी है, ट्रेलर हुआ है। तो बहरहाल हम सब लोग जो है अपने लेवल पे कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ एक युवा और भी है, प्रीतम जी से कहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ अजय है, जो कंटिन्यू हमारे इस पूरे मोमेंट में, चाहे आरक्षण के उपवर्गीकरण रहे या ईवीएम की लड़ाई रहे और अभी जेनजी की लड़ाई, तो आप एक युवा है और आप देख रहे हैं कि युवा रास्ते पर लड़ रहे हैं उनके हक के लिए, एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए। और क्या अपेक्षा है युवा की तरफ से आपको है?
बिल्कुल आपने सही कहा है। युवा दिन रात मेहनत करते हैं और उनके मेहनत पे जब पानी फिर जाता है पेपर लीक होने के बाद, तो जनरल बात है, हम भी कुछ मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद जॉब में नहीं लगते हैं तो हमें भी कुछ गुस्सा आता है, उस इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं लग रहे हैं। वैसे युवा का हो गया, वो एजुकेशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं मन से लग रहा है कि नहीं, ये जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया और उनमें आंदोलन तैयार करने के बाद में उनकी जीत हुई है। और उनको अभी पता है कि ये फर्स्ट स्टेप है। अभी जो इसके बाद में जो भी वहाँ पे शिक्षा मंत्री बनेगा तो वो अपना काम बखूबी निभाएगा। अगर नहीं निभाता है तो उनको एक डर रहेगा जेनजी का कि कभी भी ये खड़े हो सकते हैं और कभी भी हमको ये गिरा सकते हैं। तो युवा अभी मेहनत करने के लिए भी नहीं डरेगा और अपनी आंदोलन करने के लिए भी नहीं डरेगा और अपना जो देश के प्रति जो प्रेम है वो बखूबी अपना निभाएंगे। बिल्कुल। ये मुद्दा हम चर्चा कर रहे थे जेनजी के इसका। अमन जी ने बहुत अच्छा एक मुद्दा बताया कि अगर इसका फायदा अगर सत्ता पक्ष को होता है, विपक्ष के वोट्स कम होते हैं, अगर ये जो कॉकरोच पार्टी अपनी अलग से पार्टी बना लेती है, तो जो कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, दिक्के हैं या बाकी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए अगर ये पॉलिटिकली पार्टी बनाते हैं तो इसका कितना फायदा सत्ताधारी यानी बीजेपी आरएसएस को होगा, कितना नुकसान जो है विपक्षी को होगा। और जैसे एडवोकेट स्मिता जी ने भी कहा कि ये पूरा जेनजी का जो मामला है, जैसे अमन जी ने भी कहा कि ये केवल एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और जो चाइना और पाकिस्तान कैसे कैसे इस आंदोलन को जोड़ा गया, भावनाताई हमारे साथ है, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पेपर लीक करके या पेपर बेच के अगर डॉक्टर कोई बनता है तो आपके स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ होगा। जैसे ये कहा जाता है बीजेपी और आरएसएस की जातिवादी मनोवादी टीम्स के तरफ से कि आरक्षण से जो डॉक्टर बनते हैं या आरक्षण से जो इंजीनियर बनते हैं या आरक्षण से आईआईटी आईआईएम में जाते हैं, उनसे देश को नुकसान होता है। अगर ऐसा ये सोचते हैं जो मेरिट से वहां जाते हैं, लेकिन जो मेरिट नहीं है, जो पैसों के बदौलत पेपर खरीद रहे हैं, अगर वो आईआईटीएन बने, अगर वो इंजीनियर बने, अगर वो डॉक्टर बने तो देश का कितना नुकसान होगा। तो जेनजी ने जो ये आंदोलन किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलन करते रहना, आंदोलन में सहभागी होना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, हम दिल्ली में है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब देखते हैं अगली बारी किसकी है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी दिल्ली से।